Hello, bhai. Today topic is external sector of India. So let's start. External sector. External sector. एक्सटर्नल सेक्टर. सो पहले आपको समझना होगा एक्सटर्नल सेक्टर क्या है. सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल जब देश का अंदर, इंडिया का अंदर, और एक्सटर्नल जब इंडिया से यूएसए पर ट्रेड, इंडिया से यूएसए पर जब ट्रेड करेगा उसको कहते हैं एक्सटर्नल सेक्टर. सो एक्सटर्नल सेक्टर जब यहाँ पर इंडिया से यूएसए जब ट्रेड होगा तब उसको कहते हैं एक्सटर्नल सेक्टर. सो जब देश से बाहर उसे कहते हैं एक्सटर्नल. नेक्स्ट. सो पहले टॉपिक एक्सटर्नल सेक्टर का बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो आपको समझना पड़ेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट सो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब जब बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो यहाँ पर आप देखते यहाँ पर इंडिया है, यूएसए का जितना भी ट्रांजैक्शन यूएसए से इंडिया पर, इंडिया से यूएसए पर जितना भी ट्रांजैक्शन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन उससे रखता है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो बैलेंस पेमेंट का अब कंपोनेंट्स है, अकाउंट है. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अब कंपोनेंट्स current account and capital account. So current account and capital account. current account में बैलेंस ऑफ पेमेंट में रखता है गुड्स एंड सर्विस, इनविजिबल एंड विजिबल. सो विजिबल एंड इनविजिबल मतलब विजिबल गुड्स एंड इनविजिबल. सो करेंट अकाउंट फर्दर डिवाइडेड विजिबल एंड इनविजिबल. विजिबल एंड इनविजिबल. विजिबल मतलब हम जो देख सकते हैं. सो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस, इंडिविजुअल सर्विस. सो गुड्स एंड सर्विस क्या होता है. गुड्स मतलब फिजिकली टच होता है एंड सर्विस मतलब नॉट फिजिकल टच. सो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये मार्कर है, जैसे मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर है गुड्स एंड जो मैं टीचिंग में जो पढ़ रहा हूँ उसको कहते हैं सर्विस. सो ये टीचर है सर्विस. सो यहाँ पर है मार्कर इज ए गुड एंड सर्विस मतलब हम जो पढ़ रहे हैं इसको कहते हैं सर्विस देना. सो टीचर डॉक्टर इसको कहते हैं सर्विस. सो विजिबल एंड इनविजिबल करेंट अकाउंट पे था, वहां पर विजिबल गुड्स एंड सर्विस ट्रेड होता है. नेक्स्ट हिसाब होता है. नेक्स्ट इसके बाद आता है सो इनविजिबल सर्विस होता है. इसके बाद इनकम, इसके अलावा ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर मनी, एनआरआई ट्रांसफर. सो ये इनविजिबल. सो इनकम कैसे करंट अकाउंट में आएगा. सो इनकम सपोज मैंने यूएसए पर एक कंपनी खुला था. सो वहां से मेरा कुछ साल बाद में मेरा प्रॉफिट आ रहा है. सो इससे मेरा इनकम बढ़ रहा है. सो उसको कहते हैं, इसीलिए हम करंट अकाउंट में रखते हैं. सो इनकम यहाँ पर यूएसए का कंपनी था मेरा,
ट्रांसफर ऑफ पेमेंट पर करंट अकाउंट में होता है, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। यहाँ पर मैं गिफ्ट किसी को देंगे वो भी करंट अकाउंट में जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट आता है, फॉर बोरोइंग आता है। सो कैपिटल अकाउंट में आता है इन्वेस्टमेंट। यूएसए से बहुत सारे कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करता है कुछ प्रॉफिट लेने के लिए। सो यूएसए से जब प्रॉफिट आएगा, यूएसए से प्रॉफिट जब इन्वेस्टमेंट जब आएगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा बोरोइंग, 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 इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग। इसके अलावा एनआरआई का पैसा, वो कहते एनआरआई मतलब जो इंडिया रीजन था, बाहर काम करने गया था। सो यहाँ पर से कैपिटल अकाउंट में आता है। सो एनआरआई अकाउंट कैपिटल में आता है, कैपिटल अकाउंट में। सो एक्सटर्नल सेक्टर जब इंडिया से यूएस जब बाहर करेगा, बाहर होगा, उसको कहते हैं एक्सटर्नल। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जब इंडियन यूएस बीच रखेगा उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का दो कंपोनेंट है, एक करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट पर विजिबल, इनविजिबल। विजिबल मतलब देख सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस का करंट अकाउंट पर ट्रेड होता है। सो गुड्स एंड सर्विस मतलब गुड्स फिजिकल टास्क का जे फिजिकल टास्क होता है, एंड सर्विस। सो कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग एंड एनआरआई अकाउंट। नेक्स्ट नेक्स्ट इसका बताता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब ट्रेड, सपोज इंडिया से यूएसए पर गुड्स भी ट्रेड होता है, सप्लाई भी ट्रेड होता है। सो ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है गुड पर, ट्रेड होता है सर्विस पर। So trade in goods and service. So balance of trade मतलब balance of trade मतलब net export माइनस इंपोर्ट। सो नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट जब बाहर से जाएगा और इंपोर्ट जब आएगा। सो एक्सपोर्ट मतलब हमारे यहाँ पर सपोज टी, दार्जिलिंग टी फेमस। सो यहाँ से जब यूएसए पर जाएगा वहां पर एक्सपोर्ट करेगा, और जब यूएसए से सपोज यूएसए का बाइक जब आएगा, सो बाइक फेमस है, उसको से बाइक जब आएगा उसको इंपोर्ट करना कहते हैं। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहता है, नेट एक्सपोर्ट माइनस नेट इंपोर्ट का बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। नेक्स्ट इसका बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट इज एसेट। इन्वेस्टमेंट is asset. So investment is a asset and loan देना लेना किसी का एसेट होगा और लायबिलिटी होगा। सो लोन लेना और देने का एसेट और लायबिलिटी कहते हैं। एसेट लेना, एसेट एंड लायबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट सो कैपिटल अकाउंट पे जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एफडीआई एफएम मतलब से आता है। सो इन्वेस्टमेंट एफडीआई एंड एफपीआई। सो आपको समझना पड़ेगा एफडीआई एंड एफपीआई मतलब क्या है। सो एफडीआई एंड एफपीआई। So FDI
FDI and FPI. FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. FDI and FPI difference. FDI ownership and management. Ownership and management. एंड यहाँ पर FPI मतलब यहाँ पर ओनरशिप. सपोज एक कंपनी है, यहाँ पर ABC एक कंपनी है, FDI थ्रू पैसा आता है, तो यहाँ पर ओनरशिप भी मिल जाएगा, मैनेजमेंट मिल जाएगा. यहाँ पर सो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओनरशिप जब बहुत 10% का ज्यादा होगा कंपनी का शेयर. सपोज ABC कंपनी है, यहाँ से शेयर बेचना है, सो कंपनी जब का टोटल शेयर जब था वहां से 10% शेयर ले चुके हैं, उसे कहते हैं FDI. सो 10% से ज्यादा 10% से ज्यादा होगा तब FDI कहते हैं. सो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. यहाँ पर FDI मतलब आप डिसीजन मेकिंग लेके सकते हो. यहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग ले सकते हो. डिसीजन मेकिंग. इसके अलावा FDI थ्रू लो रिस्क होता है. यहाँ पर लो रिस्क होता है. लो रिस्क एंड नंबर 4 यहाँ पर डिसीजन मेकिंग लो रिस्क होता है. FDI लॉन्ग टर्म के लिए आता है. लॉन्ग टर्म एंड लेस वॉलेटाइल. सो FPI मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना. सो प्रॉफिट कमाना, इसको ओनरशिप मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जब प्रॉफिट होगा चल जाएगा. सो इन्वेस्टमेंट FDI एंड FPI पोर्टफोलियो मेनली मोटिव था पोर्टफोलियो के प्रॉफिट होने के बाद. ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए आता है. हाई वॉलेटिलिटी होता है. हाई वॉलेटिलिटी होता है. नंबर 5 एंड इट इज ए शॉर्ट पीरियड एंड लेस शॉर्ट टाइम एंड शॉर्ट रिस्क हाई रिस्क. सो हाई रिस्क कहते हैं. यहाँ पर FPI पे हाई रिस्क होता है. वॉलेटाइल मतलब सपोज हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का शेयर प्राइस SAL शेयर प्राइस 4000. सो 4000 शेयर. सो जब ट्रेड होगा यहाँ पर 4000 से ही रहेगा. सो इसे कहते हैं न्यूट्रल. जब आप देख सकते 4000 से 401 हो गया, 4100 हो गया, एंड इसे जब बढ़ेगा वोलेटाइल अब फिर से 4039 3900 हो जाएगा. इसे कहते हैं वोलेटाइल. ऐसा हाई रिस्क होता है. सो FPI हाई रिस्क होता है, मोटिव प्रॉफिट कमाना निकल जाना. सो FDI एंड FPI. नेक्स्ट सो FDI अब दो तरीके से आ सकते हैं. एक ऑटोमेटिक रूट एंड दूसरी आता है अप्रूवल रूट. सो FDI कम थ्रू automatic route and आता है परमिशन रूट. सो अप्रूवल
अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट से आप परमिशन नहीं, नो परमिशन लेना होगा, नो परमिशन। लेकिन अप्रूवल रूट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। तो एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आता है, अप्रूवल रूट से आता है, अप्रूवल। नेक्स्ट, इसका बाद आता है करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। तो करेंसी कन्वर्टेबिलिटी क्या है? करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, करेंसी कन्वर्टेबल मतलब चेंज करा। तो चेंज, और करेंसी मतलब करेंसी। सो करेंसी जब कन्वर्टेबल होगा, सब डोमेस्टिक करेंसी जब इंटरनेशनल करेंसी से कन्वर्ट होगा, सो चेंज होगा, सो कहते हैं करेंसी कन्वर्टेबल। सो डोमेस्टिक करेंसी जब चेंज होगा इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल करेंसी में, उसको कहते हैं करेंट कन्वर्टेबिलिटी, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। सो डोमेस्टिक करेंसी जब चेंज होगा। नेक्स्ट, करेंट कन्वर्टेबिलिटी से आता है, सॉरी, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी आता है करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। सो करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी एंड कैपिटल। सो करेंट अकाउंट यहाँ पर देख सकते हो, करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी एंड कैपिटल। सो करेंट अकाउंट कन्वर्टेबल चेंज हुआ। सो करेंट अकाउंट यहाँ पर देख सकते हो, करेंट अकाउंट यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस को चेंज हुआ। सो करेंट एंड अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जब गुड्स एंड सर्विस को चेंज कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल है, सो इसे कहते हैं करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। सो गुड्स एंड सर्विस। नेक्स्ट, इसका बाद आता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट बोरोइंग आता है। सो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी मतलब कैपिटल, यहाँ पर फ्रीडम है ऑफ करेंसी। तो करेंसी जब कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट जब कन्वर्ट होगा, उसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। नेक्स्ट, इसका बाद आता है फॉरेक्स रिजर्व। सो आरबीआई गवर्नर कुछ बैंक को पास रखता है, इमरजेंसी के जरूरत लगेगा, इसीलिए फॉरेक्स रिजर्व। सो एसेट गोल्ड भी रख सकते हैं, कैश भी रख सकता है। सो फॉरेक्स रिजर्व। सो फॉरेक्स फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इमरजेंसी के लिए कुछ अपने पास रख सकते हैं, कुछ अपने के लिए रिजर्व रखते हैं। लाइक आरबीआई गोल्ड रख सकते हैं, एसडीआर रख सकते हैं। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स, मेनली 5 कंट्री करेंसी कॉम्बाइंड करेंसी को एसडीआर कहते हैं। नेक्स्ट, एसडीआर रख सकते हैं। इसके अलावा रिजर्व ट्रांसपोजिशन बेसिकली आरबीआई रखता है। सो गोल्ड एंड रिजर्व फॉरेक्स रिजर्व पर रख सकते हैं। सो एसडीआर पर आप देख सकते हो 5 करेंसी का कॉम्बाइन। सो एसडीआर पर 5 करेंसी। पहले आता है यूएसडी डॉलर।
सो यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर, यूएस का डॉलर। सो एसडीआई स्पेशल डायनाइज के यूएसए के डॉलर। इसका बाद यूरो। नेक्स्ट चाइना रेनमिन की नाम, इसके बाद आता है ब्रिटिश पाउंड। सो ये स्पेशल ब्रिटिश पाउंड। इसके अलावा नेक्स्ट चाइना का रेनमिनबी, चाइना का रेनमिनबी। इसका चाइना का जापानी येन, जापानी येन। सो यूएस का यूएस डॉलर, यूरोप का यूरो, इसके अलावा ब्रिटिश का ब्रिटिश पाउंड, चाइना का रेनमिनबी एंड जापानी यान। ये 5 करेंसी कॉम्बाइन के स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं। इसी के ऊपर इसका से वर्ल्ड में ट्रेड होता है। सो एसडीआर यूएस डॉलर, यूरो एंड ब्रिटिश पाउंड, रेनमिनबी एंड यान जापानीज। नेक्स्ट इसका बात आता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट मतलब एक्सचेंज होगा। सो एक्सचेंज डॉलर से रुपी, इंडियन रुपी पर जाएगा। सो इसे कहते हैं एक्सचेंज रेट। सो $1 कितना होगा अभी का दौर में? ये $1 85 रुपया, सपोज 85 रुपया। सो $1 बेसिकली 85 रुपया प्रेजेंट है। सो इसे एक्सचेंज रेट। सो एक्सचेंज रेट अब 2 तरीका से भाग होता है। एक फिक्स एक्सचेंज रेट, दूसरी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट एक्सटर्नल सेक्टर, सॉरी एक्सटर्नल सेक्टर। सो एक्सटर्नल, सो फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सो फिक्स एक्सचेंज रेट मतलब आप सपोज $1 इज इक्वल टू 50 आप फिक्स कर दिया। लेकिन फ्लोटिंग एक्सचेंज जब होगा $1 आप डिमांड एंड सप्लाई का ऊपर निर्देश, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही होगा। सो डिमांड बढ़ेगा तो डॉलर भी, रुपया भी बढ़ेगा, डिमांड कमेगा तो रुपये पे घटेगा। सो डिमांड एंड सप्लाई पर होगा। सो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। इसका बाद आता है डिप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। सो डिप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन इन इकोनॉमिक टर्म्स। सो डिप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन क्या है? So depreciation and appreciation. So suppose $1 था 50 रुपीज, लेकिन $1 अभी हो गया 100। सो 100 हो गया रुपी। सो इसे कहते हैं डिप्रेशन। डॉलर का कंपेयर में रुपये का गिरा है। सो यह वीक है डॉलर के कंपैरिजन में।
सो इसे कहते हैं डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट एप्रिसिएशन। पहले $1 था 50 रुपीज पर, अभी हुआ $1 इजिकल टू 30 रुपीज हो गया। सो डॉलर का कंपेयर में रूपी अभी स्ट्रांग हुआ, इसे कहते हैं एप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का टाइम पर एक्सपोर्टर का प्रॉफिट होगा, एक्सपोर्टर का प्रॉफिट होगा, एक्सपोर्टर का प्रॉफिट होगा। क्योंकि सपोज मेरा जीन्स का फैक्ट्री है, मेरे जैकेट का फैक्ट्री है, यहाँ पर जैकेट एक जैकेट है 50 रुपीज एंड एक्सपोर्ट जब यूएसए का बांधा था उसको देना था, अब उसको लेना $1 में मिल जाएगा। वहां पर $1 50 रुपया था और मेरा जीन्स का वो एक दाम था, एक वेट मेरे जैकेट का दाम प्राइस है 100 रुपीज। सो जब डिप्रेशन का टाइम पर एक्सपोर्ट यूएस का बांधा का जो लेना है $1 $2 देना पड़ेगा, $2 देना पड़ेगा। लेकिन जब डिप्रेशन होगा तब यूएसए का बांधे अभी $1 देगा। सो यूएसए में अभी $1 क्योंकि $1 इजिकल टू 100 रुपीज हो गया। सो एक्सपोर्टर का बेनिफिट होगा। एप्रिसिएशन पर एक्सपोर्टर का लॉस होगा, एक्सपोर्टर का लॉस होगा। एप्रिसिएशन पर एक्सपोर्टर का लॉस होगा क्योंकि इसका ऑपोजिट है। सो डिप्रेशन मतलब जब डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन करेंसी, मेरा डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू गिर जाता है, उसको कहते हैं डिप्रेशन। एंड इसका ऑपोजिट जब डॉलर का कंपैरिजन में वैल्यू बढ़ जाता है उसको कहते हैं एप्रिसिएशन। नेक्स्ट इसके तरह एक आता है इंडेक्स नीर एंड रीर। नीर एंड रीर, नीर एंड रीर। नीर मतलब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रील मतलब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। देखो नॉमिनल नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, देखो एंड रील मतलब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। सो नील एंड रील, सपोज अभी के दौर में $1 बेसिकली 50 रुपीज, $1 बेसिकली 50 रुपीज। तो नील यहाँ पर $1 अभी होगा 60 रुपीज। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर डॉलर का कंपैरिजन में रुपये गिरा है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि स्ट्रांग डॉलर स्ट्रांग हुआ? अभी देख सकते हो जो डॉलर नहीं गिरा, रुपये करेंसी नहीं गिरा डॉलर के कंपैरिजन में, डॉलर स्ट्रांग होगा। आप कैसे समझ सकते हो? सो यहाँ पर 5 करेंसी लेता है एचडीआर। जब ट्रेड करेगा एचडीआर पर जब ट्रेड करे, सॉरी अदर जब ट्रेड करेगा जिस कंट्री से, वहाँ का करेंसी एंड 5 अदर करेंसी का वेटेज लेगा। सो उसे कहते हैं नील। एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जब इन्फ्लेशन ऐड करके रेट निकालेगा तो उसे कहते हैं रीड।
सो यहाँ पर नीड, यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि $1.60 गिर गया, लेकिन इंडिया करेंसी नहीं गिरा नहीं, तो कैसा समझ लेगा। सो अदर एशियन करेंसी था, यूएस का डॉलर, ब्रिटिश यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापान का येन, इसके अलावा चाइना का रेनमिनबी। सो इसके कंपैरिजन का वेटेज एवरेज का साथ कंपेयर करके जब बढ़ेगा तो अच्छा होगा, नीर बढ़ेगा तो भालो रुपये अप्रिसिएशन, जब नीर बढ़ेगा तो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, एप्रिसिएशन, नीर घटेगा तो डिप्रिसिएशन, नीड एंड रीड। सो नीड जब बढ़ेगा एप्रिसिएशन कहेगा, रीड जब घटेगा तब डिप्रिसिएशन कहेगा। नेक्स्ट, एंड रीड बेसिकली यहाँ पर इन्फ्लेशन जोग होगा, इन्फ्लेशन ऐड होगा, इन्फ्लेशन ऐड होगा।